रात के ठीक 10:30 बज चुके थे। पुराने शहर की गलियां धीरे धीरे अपनी आवाजें खो रही थीं। दुकानों के शटर आधे गिरे हुए थे, कहीं कहीं से लोहे की टकराने की सूखी सी आवाज आ रही थी, जैसे शहर खुद थक कर करवट बदल रहा हो। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी धूल से लड़खड़ा रही थी और हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी बासी गंध खुली हुई थी, जैसे किसी पुराने जमाने की सांसें अब भी इन रास्तों में अटकी हों। इसी शहर के आखिरी छोर पर था पुराना ऑटो स्टैंड, दिन में भी वीरान रहने वाला और रात में तो बिल्कुल जिंदा लाश जैसा। वहीं खड़ा था रोहन, एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला साधारण सा लड़का। सफेद शर्ट, कंधे पर लटका बैग और आंखों में दिन भर की थकान। आज का दिन लंबा था, क्लाइंट्स, कॉल्स, अधूरी नींद और बॉस की सख्त डेडलाइन। उसे धवलपुर जाना था, शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर जंगल से सटा एक छोटा सा गांव। काम के कुछ जरूरी कागजात और एक ऐसी डेडलाइन जो टल नहीं सकती थी। आज ही पहुंचना पड़ेगा। रोहन ने घड़ी देखी, 10:32। मन में हिसाब लगाया, अगर अभी निकल गया तो किसी तरह आधी रात से पहले पहुंच सकता है। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ रास्ते घड़ी से नहीं, किस्मत से तय होते हैं। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी, टीन की छत, जली बुझी बल्ब और सामने लकड़ी की पुरानी बेंच। वहां 3-4 ऑटो वाले बैठे थे। चाय की भाप, खनकती चम्मच और ऐसी आंखें जिनमें नींद और जिंदगी दोनों की थकान साफ दिख रही। भैया, कोई धवलपुर चलेगा क्या? थोड़ा दूर है, किराया ज्यादा दे दूंगा। थी शब्द पूरे होते ही जैसे हवा जम गई। चाय की दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। धवलपुर? इतनी रात को? बेटा मजाक मत कर, रात के 11 बज चुके हैं। आज नहीं, कभी नहीं। क्यों, रास्ता खराब है क्या? रास्ता ठीक है बेटा, वक्त खराब है। रात में उस तरफ कोई नहीं जाता, जो जाता है वो जल्दी वापस नहीं आता। पहले वाले के होंठों पर हल्की सी हंसी आई, मगर आंखों में डर तैर रहा था। दूसरे ऑटो वाले की आवाज धीमी थी, जैसे वो खुद भी सुनना नहीं चाहता हो। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा ये सब गांव जंगल के डर हैं। मुझे आज ही पहुंचना है, जरूरी काम है। तभी पीछे से एक आवाज आई, धक धक धक। एक पुराना खड़खड़ाता ऑटो स्टैंड में आकर रुका। उसकी हेडलाइट आधी बुझी हुई थी, जैसे वो भी पूरी तरह जागना नहीं चाहती। ड्राइवर की उम्र 55 के आसपास होगी। दुबला शरीर, झुकी हुई पीठ और चेहरे पर महीन झुर्रियां। आंखों में अजीब सी थकान थी, ऐसी थकान जो सिर्फ काम से नहीं, यादों से आती है। धवलपुर जाना है? हाँ भैया, आप छोड़ दोगे? ड्राइवर चुप रहा। उसने सिगरेट सुलगाई, एक कश लिया और सामने सड़क की ओर देखने लगा। छोड़ तो दूं, पर मेरी एक बात याद रखना। क्या? रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। भैया, आजकल लोग हर बात में डर ढूंढ लेते हैं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस ऑटो की तरफ इशारा किया। ऑटो चल पड़ा। शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। दुकानों की रोशनी कम होती गई, इमारतें सायों में बदलने लगी। हवा अब ज्यादा ठंडी और भारी लगने लगी थी। कुछ देर बाद सड़क के दोनों तरफ पेड़ शुरू हो गए, इतने घने कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अकेले हो? परिवार जानता है कि तुम इतनी रात को धवलपुर जा रहे हो? हाँ, काम है। ऑटो के इंजन की आवाज और तेज लगने लगी, जैसे इस खामोशी से डरकर वो खुद को जिंदा साबित कर रहा हो। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। ड्राइवर की हंसी में अजीब सी कड़वाहट थी। मैं 15 साल से ऑटो चला रहा हूं, इतनी रात उस गांव जाने वाला दूसरा इंसान पहली बार देख रहा हूं। दूसरा? नहीं, एक और था, करीब 7 साल पहले, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बैग, फाइलें, जल्दी में। वो भी बोला था आज ही पहुंचना है, तो वो मेरे ऑटो में बैठा। रात के 12 बजे हम इसी रास्ते पर थे। फिर जंगल शुरू हुआ। रास्ते में उसने कहा ऑटो रोक दो। बोला किसी ने नाम लिया। मैंने कहा पीछे मत देखना। उसने पीछे देखा, फिर वो उतरा और जंगल में चला गया। आज तक वापस नहीं आया। उसका बैग आज भी मेरे ऑटो की डिक्की में था। 3 दिन बाद पुलिस ने ले लिया। जंगल और गहरा होता गया।
ऑटो के अंदर ठंड और बढ़ गई। ड्राइवर की आवाज कांप गई। करीब आधे घंटे बाद आगे जो भी दिखे सुने पीछे मत मुड़ना। ऑटो कच्चे रास्ते पर बढ़ा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अब आवाजें बदल चुकी थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट नहीं, बल्कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ दूर जाकर ऑटो रुक गया। बस बेटा, आगे नहीं। रोहन उतरा। ऑटो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अब वो अकेला था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और उनके बीच पतली सी पगडंडी। थोड़ा आगे चलने पर एक टूटी फूटी चाय की दुकान दिखी। लालटेन बुझी हुई थी। कुछ मिनट बाद कदमों की आहट। रोहन चौकन्ना हुआ। अंधेरे से एक लंबा दुबला आदमी निकलकर सामने आया। रोहन का दिल जोर से धड़का। कहां जा रहे हो? धवलपुर। मेरे साथ चलोगे तो मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानी तो सुबह नहीं देख पाओगे। और हां, पीछे मत देखना। फिर भी उसने हां कर दी। जंगल ने जैसे सांस रोक ली थी और दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। जंगल के बीच वो रोने की आवाज जैसे धीरे धीरे पास आती जा रही थी। रोहन का कदम अपने आप रुक गया। भैया, लगता है कोई बच्चा रो रहा है। आवाज अब साफ नहीं थी। वो किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। कभी बाएं कान के पास, कभी पीछे से, कभी जैसे सीधे छाती के अंदर से। रोहन ने एक पल को अपनी सांस रोक ली। जंगल भी जैसे उसी पल रुक गया हो। न पत्तों की सरसराहट, न झींगुर की आवाज, बस वही रोना जिसमें आंसू नहीं थे, सिर्फ बुलावा था। आगे चल रहा आदमी अचानक ठिठक गया। एक शब्द और बोला तो यहीं रह जाओगे। ये आवाज किसी बच्चे की नहीं है। ये रास्ता भूखा है और भूखा रास्ता सबसे पहले आवाज बनता है। उसके पैर ऐसे जमे जैसे जमीन ने पकड़ लिए हों। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, डर भी नहीं। वो आवाज अभ्यास से निकली थी, जैसे ये चेतावनी पहले भी कई बार दी जा चुकी हो। रोहन का गला सूख गया। उसके मुंह से हवा भी नहीं निकल रही थी। उसने सिर हिलाया, हालांकि आदमी देख नहीं सकता था। कुछ कदम और चले। हर कदम के साथ जमीन नरम लगने लगी, जैसे मिट्टी नहीं, पुरानी यादें हों जो दबती जा रही हों। रोहन ने होंठ भींच लिए। उसने पूछना चाहा, पर सवाल जीभ तक आते आते मर गया। दोनों चुपचाप चलते रहे। पेड़ों के बीच अंधेरा अब और गाढ़ा हो चुका था। चांद ऊपर था, पर रोशनी नीचे नहीं पहुंच रही थी, जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध भरने लगी थी। वो गंध ऐसी थी जैसे कभी बारिश में भीगी दीवार और कभी खुले ताबूत की लकड़ी। रोहन को अपने कंधे पर अचानक ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उंगलियों से छुआ हो। वो झटके से पीछे मुड़ा। कुछ नहीं। उसी पल उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। ये आवाज उसके नाम की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां बचपन में पुकारती थी। उसके पैर भारी हो गए, जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। भैया, मैं चल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कोई पकड़ रहा है। जंगल घूमने लगा। पेड़ झुकते उठते दिखे। उसके टखनों में ठंड फैल गई, जैसे किसी गीले हाथ ने कसकर थाम लिया हो। आदमी रुका, धीरे धीरे मुड़ा, और पहली बार रोहन ने उसका चेहरा देखा। हाथ बढ़ाओ। सपाट, थका हुआ, गाल धसे हुए, आंखों के नीचे काले साए, पर आंखों में डर नहीं, बल्कि आदत थी। ऐसी आदत जो डर को रोज देखने से आती है। उसकी आवाज अब नरम थी, पर उसमें जल्दी थी। रोहन ने जैसे तैसे हाथ आगे किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, हथेली ठंडी थी। आदमी ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अगर एक सेकंड भी देर होती तो तुम यहीं रह जाते। उसी पल हवा तेज हुई। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराईं, जैसे किसी ने गुस्से में मुंह मोड़ लिया हो। एक पल को जंगल ठंडा पड़ गया और वो फुसफुसाहट अचानक गायब। रोहन कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ आदमी की पीठ देखता रहा। अब उसके लिए वही पीठ रास्ता थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही जंगल खुलने लगा। पेड़ पीछे हटने लगे। अंधेरा पतला होने लगा। सामने मिट्टी के घर, झुके हुए दरवाजे और हर घर के बाहर बुझा हुआ चूल्हा। धवलपुर। नाम सुनते ही हवा थम गई। गांव सो नहीं रहा था। गांव छुपा हुआ था। रोहन ने चारों तरफ देखा। कहीं कोई नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर खिड़की से कोई देख रहा हो।
हर दरवाजा आधा बंद, हर आंगन सूना, पर दीवारों पर काले हाथों के निशान। आदमी उसे अपने घर ले गया। छोटा सा मिट्टी का घर, छत से धुआं नहीं पर राख की गंध। अंदर एक औरत बैठी थी, झुर्रियां, सूखी आंख। फिर रात में निकल गए? कितनी बार कहा है उस रास्ते पर मत जाया करो। आज इसे बचा लाया, वरना ये भी खो जाता। गोद में खाली थाली। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। आदमी ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि डर था। ऐसा डर जो किसी और के लिए नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए होता है। यहाँ रात में कोई बाहर नहीं जाता बेटा। यहाँ रात बाहर नहीं अंदर आती है। रात भर रोहन को नींद नहीं आई। हर आहट पर उसकी आंख खुल जाती। कभी उसे लगता कोई छत पर चल रहा है, कभी दरवाजे के बाहर सांसों की आवाज। सुबह होते होते आसमान हल्का हुआ। गांव वैसा ही था, सूना पर जागता हुआ। बाहर अलाव जल रहा था, राख में आधे जले लकड़ी के टुकड़े। कल आपने कहा था आपका बेटा? आदमी की आंखें नीचे झुक गईं। उसकी आवाज में कोई आंसू नहीं थे, बस खालीपन। 1 साल हो गया, वो भी उसी रास्ते पर गया था। रोहन को ठंड लग गई। तो रात को जो पीछा करता है? उसे यहाँ साया कहते हैं। वो सिर्फ रात में नहीं आता, वो इंतजार करता है। तभी गांव के बाहर तालाब की तरफ से एक बूढ़ी औरत आती दिखी, मिट्टी का घड़ा हाथ में। फिर कोई मेहमान आया है? उसकी आवाज में उम्र थी पर डर उससे भी पुराना। बेटा, इस गांव में 2 तरह के लोग आते हैं, जो कुछ ढूंढने आते हैं और जो कुछ नहीं ढूंढना चाहिए था। हवा अचानक भारी हो गई। सड़ी मिट्टी जैसी गंध फैलने लगी। आदमी घबरा गया। चलो अभी, वो जाग गया है। तीनों भागने लगे। रोहन का दिल गले में आ गया। भागते भागते उससे रहा नहीं गया। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे कोई चेहरा नहीं था, बस एक लंबी लहराती काली परछाई, जमीन से उठती हुई, हवा में तैरती हुई, उसकी ओर बढ़ती हुई। मत देख। रोहन आगे मुड़ा और दौड़ पड़ा। घर पहुंचे, दरवाजा बंद। सबकी सांसें तेज थीं। अब ये दिन में भी आने लगा है, ये अच्छा संकेत नहीं। आदमी ने रोहन की तरफ देखा। लगता है अब ये तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम आज उस दिन आए हो जिस दिन साया नया शिकार ढूंढता है। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम सच ढूंढने आए हो और सच साए को पसंद नहीं। हवा के साथ बाहर दरवाजे पर काली परछाई फैलने लगी। कमरा ठंडा पड़ गया। आदमी ने राख की एक पुरानी थैली उठाई। अगर बचना है तो जो सच तुम ढूंढ रहे हो उसे पूरा करना पड़ेगा, वरना अगली रात ये गांव तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। घर के बाहर काली परछाई दीवार पर फैलती जा रही थी, जैसे कोई धुआं हो, लेकिन जिंदा। दरवाजे के पास रखी लालटेन अपने आप हिलने लगी। उसकी लौ नीली पड़ गई। वक्त आ गया है। उसने राख की थैली खोल दी। राख नहीं थी वो, हड्डियों जैसी सफेद बारीक धूल थी। ये उसी गोदाम की है जहां से सब शुरू हुआ था। रोहन ने पहली बार उस आदमी का नाम पूछा। आपका नाम क्या है? एक पल की चुप्पी। मेरा नाम दामोदर है। बूढ़ी औरत दरवाजे की ओर देखने लगी। परछाई अब दरवाजे के नीचे से अंदर रिस रही थी। गोदाम सूरज ढलने से पहले पहुंचना होगा, नहीं तो साया पूरा हो जाएगा। फिर वो सिर्फ परछाई नहीं रहेगा, वो किसी का चेहरा पहन लेगा। रोहन समझ गया किसका। दामोदर ने लाठी उठाई। मेरे साथ चलो। तीनों बाहर निकले। गांव अब बिल्कुल खामोश था। कोई चूल्हा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ उनके कदम और पीछे पीछे चलती ठंड। गोदाम गांव से बाहर था, पुराना जला हुआ। दरवाजे पर ताले नहीं, बस निशान, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मारे हों। जैसे ही दामोदर ने दरवाजा धक्का दिया, अंदर से बदबू आई। पुरानी लकड़ी, सड़ी मिट्टी और किसी जमाने का खून। यहीं अंदर अंधेरा था,
लेकिन बीच में एक गड्ढा दिख रहा था। यहीं वो गिरे थे, मेरे बेटे समेत 5 लोग। वो लोग यहाँ कैसे गिरे थे? दामोदर की आवाज कांप गई। साया किसी और दुनिया से नहीं आया, हमने उसे बनाया। गोदाम की छत से हवा घूमी, काली परछाई अंदर आ चुकी थी। ये जगह पहले लकड़ी का नहीं, गांव का दफन था, पर लोगों ने लालच में सब दबा दिया। रातों में आवाजें आईं तो लोगों ने आग लगा दी। जो जल नहीं सके वो साया बन गए। परछाई अब गड्ढे से उठने लगी। धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा। रोहन की सांस रुक गई। उसके सामने एक लड़के का चेहरा उभर रहा था। बाबू। दामोदर लड़खड़ा गया। नहीं देखो। पर देर हो चुकी थी। साया आगे बढ़ा। तुमने कहा था वापस आओगे। दामोदर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आ गया हूं, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। उसने अचानक राख की पूरी थैली गड्ढे में फेंक दी। रोहन, नाम बोलो इन सबका जो यहां मरे। रोहन ने कांपती आवाज में नाम पढ़े जो दीवारों पर खुदे थे। हर नाम के साथ परछाई चीखती गई। आकार टूटने लगा। तुम भी बोलो, मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह जियो। साया दामोदर की ओर बढ़ा। बाबू साथ चलो। दामोदर ने मुस्कुराकर लाठी छोड़ी। अब तू अकेला नहीं रहेगा। वो गड्ढे में कूद गया। एक तेज हवा चली, लालटेन बुझ गई। गोदाम हिल गया और फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद रोहन में आंखें खोली। गोदाम खाली था। गड्ढा भर चुका था। बूढ़ी औरत पास बैठी थी। साया चला गया? नहीं, बस अब वो किसी को ढूंढ नहीं रहा। सुबह हुई। रोहन गांव से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, धवलपुर नक्शे से गायब। आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है और किसी बच्चे की आवाज सुनता है तो गांव वाले कहते हैं, रुको मत, क्योंकि हर साया बुरा नहीं होता। कुछ किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और जंगल आज भी नाम लेकर बुलाता है।